गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग। मैं हारून एकलव्य एकेडमी मेरठ से। आज जिस विषय की हम बात करेंगे, जिस विषय की हम चर्चा करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन कैसे और क्यों हुआ। ठीक है। आधुनिक भारत की शुरुआत की हम बात करेंगे कि भारत में आधुनिक भारत का आगमन कैसे हुआ, और भारत में जो आधुनिक भारत की शुरुआत है वो यूरोपियन कंपनियों के आगमन से ही क्यों मानी जाती है। देखो, हम किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जब हम जाते हैं तो उसके जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ है, इतिहास एक इतना बड़ा विषय है जिसके बारे में हम जो है कितना पढ़ लें, वो उसकी जो व्याख्या है, उसका जो अध्ययन है, फिर भी कम ही रहता है। तो बात यह है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, बात यह है कि किसी भी देश की जो भौगोलिक अवस्थिति है, उस देश की वो राजनीतिक अवस्थिति के बारे में जो है निर्धारण करती है। अब देखो, हम हमारा जो भारत है उसके जो प्राचीन संबंध है, यानी कि जो पौराणिक संबंध है, वो प्रारंभ में ईरान के साथ स्थापित हुए और उसके बाद यूरोप के साथ भी स्थापित हो चुके थे। तो अब देखो, व्यक्ति एक सामान्य है, जिसे कहते हैं हम, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो सामान्य सी बात है, किसी से पूछेंगे हम तो क्या जरूरी होता कि भाई उसको रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज की आवश्यकता होती है, और हमेशा से आई है। ठीक है, हमेशा से आई है। दूसरी चीज, हम यदि ग्लोब पर देखेंगे अपने, इसको एक काल्पनिक रेखा काटती है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या इसको क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? भूमध्य रेखा। अब देखो, इतिहास की बात चल रही है, परंतु क्या है, भूगोल आ चुका है। थोड़ा सा बेसिक चीज है कि जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी ओर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। अब सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो भूमध्य रेखा पर, ये सूर्य है हमारा, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी कि जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है, गोलाब है। कैसी है? गोलाब है। बीच में से क्या है, उभरी हुई है। तो इसके जो यहाँ मध्य है, यहाँ क्या पड़ेंगी सूर्य की किरणें, बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। तो यहाँ तापमान कैसा रहता है, अधिक रहता है। ठीक, कैसा रहता है, तापमान अधिक रहता है। और जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, अक्षांश देशांतर रेखाओं, जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे या हम नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे साउथ में। तो जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाएंगी और वो दूरी भी अधिक लेंगी। तो इस कारण से क्या है, वहां तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ देखेंगे, उत्तरायण 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा है। ये सूर्य की अवस्थिति है, ये उत्तरायण वाली होती है, और ये अवस्थिति कैसी होती है, दक्षिणायन वाली होती है। तो अब यहाँ के बाद यानी हम कर्क रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो अवस्थिति है, यानी कि हमारे ग्लोब की अवस्थिति है, यहाँ तापमान कैसा हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा, और शून्य के अलावा क्या हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। दोनों स्थितियों में यही रहेगा। तो हमारे ग्लोब पर स्थल मंडल का जो अधिक भाग है वो किस पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में। तो यानी कि जनसंख्या का जो अधिवास है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। तो देखो, किसी भी चीज के लिए अब हम कहाँ बात कर रहे थे अभी, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी, यूरोपियन कंपनियों के आगमन की हम बात कर रहे थे यहाँ। तो अब इसमें क्या है, मुख्य बिंदु, कि जो यूरोपियन देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो डिपेंड करते किस पर, खाने पर, यानी कि मांस खाते हो और
वाइन लेते हैं, यानी कि अल्कोहल लेते हैं। अब कोई भी चीज हो, हम सामान्य सब्जी की बात करें, आलू खाने लगे, आलू एक तो हम वैसे ही पानी में बना लें सामान्य, दूसरा उनको अच्छे मसालों में बनाएं तो टेस्ट बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जो यूरोपियन कंट्री हैं, यानी कि यूरोप ऊपर पड़ेगा यहाँ, तो ये कैसी ठंडे इलाके में है, कैसी है, ठंडे इलाके में, ठीक है। तो यहाँ किस चीज की आवश्यकता होती है, मांस की, एनर्जी बनाए रखने के लिए, और जिससे मांस सड़े ना या वो अधिक लंबा सा चले और टेस्ट वही रहे, तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है, मसालों की। और मसाले कहाँ मिलते हैं, पूर्वी देशों में, यानी कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं। तो मसालों की आवश्यकता पड़ी। कोई एक विषय वस्तु जो है, कोई एक कारक यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन के लिए उत्तरदायी नहीं था। एक कारण ये था कि इस समय, यानी कि लगभग 15वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि वाणिज्यवाद की जो अवधारणा थी यूरोप में, वो व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। अब वाणिज्यवाद में क्या था, वो कंपनियों को या संस्थाओं को भेजते थे और उस पर जो राजा होता था वो अपना अधिकतम हिस्सेदारी लेता था और आगे की ओर व्यापार के लिए भेज देता था, ठीक है। तो अब व्यापारिक गतिविधियां एक क्षेत्र में नहीं होती, एक देश में नहीं होती, अलग अलग देशों के साथ होती हैं, जिसको बहुपक्षीय व्यापार हम कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार हम कहते हैं। तो व्यापार का कारण भी था। तीसरी चीज क्या था कि यहाँ पर यूरोप में धर्म युद्ध हो रहे थे। क्या हो रहे थे, धर्म युद्ध हो रहे थे, और धर्म युद्ध के कारण लोगों में चेतना उत्पन्न हो गई थी। ईसाई है मुख्यतः वहां पर, और उसमें ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो जब इनमें आपस में धर्म युद्ध हुए, आपस में भी इनमें हुए, उसके बाद जो वहां पर जो चर्च की सत्ता थी, कहां पर, रोम में, जो चर्च की सत्ता थी, उससे छुटकारा मिला लोगों को। क्यों छुटकारा मिला, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है, अभी इसमें आगे और बढ़ाएंगे, हम आगे बताएंगे। देखो यहां पर जिसको इस्तांबुल कहते हैं, एक टर्की का एक राज्य है, टर्की कहां पर है, यूरोप और एशिया दोनों में है, एशिया प्लस यूरोप दोनों के अंदर है टर्की, जिसको तुर्की बोलते हैं। तो अब यहाँ इस्तांबुल है एक स्थान वर्तमान में। इस्तांबुल का जो प्राचीन नाम था, सॉरी, इस्तांबुल का प्राचीन नाम था कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का प्राचीन नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया नाम था इसका। अब कुस्तुनतुनिया ऐसी जगह था जहां पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अब देखो एक विषय वस्तु, यानी कि अंग्रेजों के, अंग्रेज नहीं कहेंगे, यूरोपियन कंपनियों के आगमन का कोई एक विशेष कारण नहीं था, कई सारे कारण थे जिससे वो यूरोप से कहाँ आए, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आए, यानी कि जिसे हम कहते हैं पूर्व की ओर आए। अब देखो क्या बात थी कि कोई भी विषय वस्तु होती है, इस्तांबुल को जो है विद्वानों का शहर माना जाता था विशेषकर। आप यदि वर्ल्ड के मैप में जाएंगे तो अफ्रीका है, यहाँ क्या है, एशिया है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ यूरोप है। तो देखो यहाँ क्या है, लाल सागर है, कहाँ पर, एशिया और अफ्रीका के मध्य, एशिया और अफ्रीका के मध्य क्या है, लाल सागर है। ये क्या है, यूरोप है, और यहाँ क्या है, भूमध्य सागर है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे क्या है, एक जो व्यवहारिक धारा उत्पन्न हुई वो किसकी हुई, वाणिज्यवाद की। वाणिज्यवाद ने क्या कहा कि आप जाइए और दूसरे देशों के साथ जो है आप व्यापार कीजिए, ठीक है। और व्यापार किसमें होता था, सोना और चांदी में व्यापार होता था, मुद्रा विनिमय बहुत कम था वहां। तो उन्हें व्यापार गतिविधियों बढ़ाने के लिए, अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ फारस की खाड़ी है। क्या है, यहाँ फारस की खाड़ी है, जिससे ये इंडिया है, भारत से व्यापार होता था, भारत या दक्षिण पूर्व एशिया देशों से व्यापार होता था, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के। अब क्या हुआ, यहां पर क्या है, तुर्की है, कहां पर है, तुर्की है यहाँ पर यूरोप और एशिया में। और यहीं पर क्या है,
इस्तांबुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुश्तूनतूनिया बोलते थे उस समय, क्या बोलते थे, पुश्तूनतूनिया बोला जाता था। तो पुश्तूनतूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और एक तरीका है क्या किया अधिकार से, ये जो लाल सागर वाला मुख्य व्यापारिक मार्ग था और जो इधर को जाने वाला फारसी की खाड़ी जाने वाला मुख्य व्यापार था, उस पर एक तरीका यहाँ से ब्लॉक कर दिया, किसने, तुर्कों ने। तो उनकी व्यापारिक गतिविधियां क्या होगी, लगभग बंद हो गई। एक रास्ता और था जो दुर्गम था, कहाँ जाता था वो, ऊपर की ओर जाता था, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से आता भारत के, जो दुर्गम रास्ता था, तो यानी कि उससे कोई मतलब नहीं था। तो जो दो मुख्य रास्ते थे यूरोप और भारत को जोड़ने के, वो क्या थे, वो ब्लॉक कर चुके थे, कौन, बंद कर चुके थे, कौन, तुर्क। अब देखो एक चीज है कि यहाँ यूरोपियनों ने, ये कहते हैं, प्रश्न ये आता है कि यूरोपियनों ने, या कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जो पुर्तगाली कंपनी थी, पहली बार वास्को डी गामा आया, उसने भारत की खोज की। भारत की खोज ना करके उन्होंने क्या किया, भौगोलिक रास्तों की खोज की थी भारत तक या दक्षिण पूर्व एशिया के जाने के लिए। ये महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ, ये रास्ते ब्लॉक हो गए, व्यापार बंद हुआ। जब अब एक चीज और होती थी यहाँ, क्या होता था यहाँ से, यहाँ व्यापारी होते थे अरब के मुख्यतः, किसके होते थे, अरब के व्यापारी होते थे। एक तो रास्ते ब्लॉक हो गए, इससे पहले की थोड़ी सी आपको घटना बता दूं, यहाँ अरब के व्यापारी होते थे, कहाँ से व्यापार करते थे वो, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करते थे मसालों वगैरह का। अब वो क्या करते थे, यहाँ यहाँ पर इटली है, आज भी है, उस समय भी था, इटली में एक जगह वेनिश, ये क्या करते थे, वेनिस के व्यापारियों को अपना सामान देते थे। अब सपोज करो कि कोई चीज 5 रुपए किलो ली, ठीक है, सपोज करो अरब व्यापारियों ने कोई चीज 5 रुपए किलो ली, तो वो वेनिस वालों को कितना देंगे, 10 रुपए किलो, और वो यूरोपियन बिजनेस जो व्यापारी उनको कितना देंगे, लगभग 20 रुपए किलो, और वो आम जनमानस में कितना जाएगा, 30 रुपए किलो। यानी कि सपोज करो जो चीज 5 रुपए की है, वो एक आम जन के लिए कितनी हो रही है, 30 रुपए किलो हो रही है। तो उससे इन्हें मुनाफा होने लगा, भाई अरब व्यापारियों को भी और वेनिस के व्यापारियों को मुनाफा होने लगा। तो अब कई सारे कारण, दूसरा, अब जब यहाँ जो ये था इस्तांबुल, यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग रहते थे। बुद्धिजीवी लोग जब यहाँ रहते थे, तो उनका जब तुर्क आए, तुर्कों ने मारकर भगा दिए, कहाँ वो, ऊपर की, और वो चले गए कहाँ, इटली। और उस समय रोम जो था, इटली का एक अभी भी रोम अलग राज्य है, तो वो रोम में क्या था, वहां एक तरीके चर्च की अधिसत्ता थी, किसकी, चर्च की अधिसत्ता थी पूर्ण रूप से, और वो लोगों को धार्मिक रूप से डराने का काम करते थे, धार्मिक रूप से डराने का काम करते थे, ताकि उनकी सत्ता चलती रहे। अब जब ये बुद्धिजीवी लोग इटली गए, उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तो उसमें कोई ऐसी विषय वस्तु या ऐसी कोई बात नहीं थी जो इनको धार्मिक लोगों ने उनको डरा रखी थी। तो इससे क्या हुआ, नव चेतना उत्पन्न हुई, कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में, ठीक है। तो नव चेतना उत्पन्न हुई, वहां पुनर्जागरण काल आया, कहां पर, इटली की ओर। बोले यार के नाम, हम लोग जो थे अभी तक भी, जो इन लोगों ने गलत व्याख्या धर्मों की थी, हम उसी के अनुसार चल रहे थे, और वहां उसी के अनुसार हम भय में जी रहे थे। तो उन्होंने चर्च की अधिसत्ता को चुनौती दी, और उससे सामान्य जन में एक नव चेतना उत्पन्न हुई कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम घूमेंगे चीजों के लिए। तो उसने भी, चर्च की अधिसत्ता जब समाप्त हुई, तो उसने भी एक जागरूकता पैदा की, यानी कि जो नव जागरण काल आया वहां पर, उसने एक नई जिज्ञासा पैदा की, ताकि नई नई चीजों को देखा जा सके, बहुपक्षीय लोगों से व्यापार किया जा सके, और नए नए देशों की यात्रा की जा सके। तो यानी कि मुख्य रूप से दो तीन कारण अभी निकलकर सामने आए। पहला क्या था, वाणिज्यवाद की अवधारणा। अच्छा, वाणिज्यवाद ही एक कंसेप्ट ऐसा है जो आगे चलकर क्या बना, पूंजीवाद बना, और उसी पूंजीवाद के सामने कौन आया, समाजवाद आया। तो वाणिज्यवाद की अवधारणा हुई। दूसरा क्या है, चर्च की अधिसत्ता समाप्त हुई, चर्च की सत्ता समाप्त हुई, जिस कारण क्या हुआ, नवजागरण।
जिस कारण पुनर्जागरण काल आया। तो वाणिज्यवाद की अवधारणा उत्पन्न हुई थी वहां। फिर चर्च की अधिसत्ता समाप्त हुई। समाप्त क्यों हुई? क्योंकि जब रास्ते ब्लॉक हो गए थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो बौद्धिक वर्ग था, उसका पलायन कहाँ हुआ? इटली की ओर हुआ। तो चर्च की अधिसत्ता के कारण, समाप्ति के कारण क्या हुआ? वहां पुनर्जागरण काल आया। तीसरी बात यह हुई कि भौगोलिक राष्ट्रों के लिए, राष्ट्रों की खोज के लिए पुर्तगाल व स्पेन ने मिलकर अनुसंधान सेंटर खोले। अब देखो, आप किसी विषय वस्तु को, यानी कि क्या कहते हैं कि विद्रोह की स्थिति या नए रास्ते की स्थिति उत्पन्न तब होती है जब आपके रास्ते बंद हो जाए, तो व्यक्ति छटपटाता है। तो जब, अब देखो, अब यहाँ देखेंगे यूरोप की स्थिति ऐसी है कि यूरोप में यहाँ आइबेरिया प्रायद्वीप है, जहां पर पुर्तगाल और स्पेन दोनों का हिस्सा है। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो अब क्या हुआ, यानी कि तीन है। वाणिज्यवाद की अवधारणा हुई। वाणिज्यवाद में ऐसा था कि वाणिज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जो राजा होता था, यानी कि जो किंग होता था, उसके माध्यम से जो लोग थे अपना व्यापार दूसरे देशों के सापेक्ष करते थे, साथ करते थे। उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद का ही जो अगला स्वरूप आया, वो क्या आया? पूंजीवाद। वाणिज्यवाद का अगला स्वरूप क्या आया? पूंजीवाद। यानी कि पूंजीवाद क्या कहते हैं सामान्य रूप से? हम क्या कहेंगे कि खुले बाजार की जो अवधारणा है, खुले बाजार की जो अवधारणा है, वो क्या कहलाएगी? पूंजीवाद। यानी कि जहां किसी प्रकार का सरकारी तंत्र की रोक टोक न हो, यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसी प्रकार का कोई रोक न हो, वो क्या कहलाएगा? पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है। अब ये सारे कारण हुए। अब भौगोलिक राष्ट्रों की खोज के लिए पुर्तगाल व स्पेन ने अनुसंधान कार्य अपने कर लिए। अब देखेंगे फिर से इस चीज को। अब देखो, एक सांकेतात्मक चित्र बना लेंगे। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये इंडिया है। ठीक है, ये लाल सागर है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों देश हैं, स्पेन में पुर्तगाल। अब यहाँ का एक शासक था पुर्तगाल का, जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर ने क्या किया कि नए भौगोलिक मार्गों की खोज के लिए उसने रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिए। आज हम अब हमारे अपने मोबाइल में जो बहुत सारा लोकेशन देखते हैं, किसी रास्ते की खोज देखते हैं, तो उसमें क्या होती है? एक नेविगेशन की होती है। क्या होती है? एक नेविगेशन की होती है। क्या बताती है वो? रास्ते बताती है कि कहाँ जाना है, किसकी कितनी दूरी है। तो वो हेनरी नेविगेटर के नाम पे रखा है इन्होंने, नेविगेशन की को। तो अब इसने क्या किया कि नेविगेशन, जो हेनरी नेविगेटर था, उसने क्या किया कि कहा कि आप जाइए और भौगोलिक रास्तों की खोज कीजिए। अब जब हम इधर की बात करेंगे तो यहाँ क्या है? अटलांटिक महासागर है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर है। तो उसने बेड़ा भेजा बार्थोलोम्यू ड्यूज या बार्थोलोम्यू डाइज के साथ यहाँ पर। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, अपना बेड़ा लेकर चला और अटलांटिक महासागर से होता हुआ और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी छोर से होता हुआ वो कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच गया। और उसका क्या नाम दिया उसने? केप ऑफ
गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तम आशा अंतरीप। क्या नाम दिया? उत्तम आशा अंतरीप, या इसको क्या कहते हैं, तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है इसको। तो बार्थोलोमेव ड्यूज जो है, यहां से चला, कहां से, पुर्तगाल से, और अटलांटिक महासागर में अपने बेड़े के साथ चला, और अफ्रीका के पश्चिमी छोर, यानी कि किनारे किनारे वो आता रहा, परंतु वो जो है हिम्मत हार चुका, और उसके बाद वो वापस चला गया। तो फिर अब देखो, एक व्यक्ति और आया स्पेन का इसी समय। कौन था वो? कोलंबस। कौन था वो? कोलंबस। अब कोलंबस भी कहाँ की खोज के लिए निकला था? भारत की, यानी कि भारत के लिए निकला था। परंतु क्या हुआ, कोलंबस स्पेन का निवासी था, वो अपनी नाव लेकर भटक गया और कहाँ पहुंच गया? यूएसए के थ्री सिस्टर, या ये कह सकते हैं यूएसए नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के थ्री सिस्टर द्वीप पर पहुंच गया। अब उसने देखा कि भाई वो तो कहाँ के लिए गया था? इंडिया के लिए। उसे लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया। अब वहां देखा उसने कि जो रेड रेड लोग थे, वहां उसने देखा, तो उसने उनको क्या नाम दिया? रेड इंडियन। क्या नाम दिया उसने उनको? रेड इंडियन पुकारा। तो आज भी जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। हालांकि जब उसे बाद में पता चला कि मैं भारत नहीं कहीं और आया हूँ, तो उसे बाद में पता चला कि मैं इंडिया नहीं कहीं और आया हूँ, और उसको क्या कहा गया? उत्तरी अमेरिका। हालांकि अमेरिकी वो पुस्सी के नाम पर उसका नाम रखा गया था, अमेरिका। तो अब यहाँ से फिर कौन चला? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपना बेड़ा लेकर गया, और ये बताया जाता है कि उसने ये कह दिया था, एक मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, कि जब वो चला था अपने बेड़ों के साथ, तो दो बेड़े थे उसके साथ, तो रास्ते में इतना भयंकर तूफान आया, तो उसके साथ वाले जो थे, जो उसका ये कह सकते हैं चालक दल के कुछ सदस्य थे, और कुछ और लोग भी थे, वो कहने लगे वापस चलो। तो उसने उनको उसी जहाज में बांध दिया, और कह दिया कि नहीं, अब या तो मर जाएंगे या हम आगे जाएंगे। तो काफी संघर्षशील यात्रा रही, और ये कहाँ तक पहुंचा? जो बार्थोलोमेव डाइस का जो रास्ता था, उसका अनुकरण किया था, वो उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंच चुका था। अब क्या हुआ, यहां उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मजीद या मनीद। अब ये गुजराती व्यापारी था। इससे पूछा गया कि कहाँ? बोले इंडिया। तो भारतीय लोगों की एक विशेषता ये होती है, इमोशनल होते हैं, और ये कहते हैं ना कि हम अतिथि देवो भव। तो उस अतिथि देवो भव की जो चीजें थी, उसको उसने स्वीकार की, और उसको लेकर कहाँ आया? ये कालीकट पहुंच जाता है। भारत की खोज में के लिए आया था, भौगोलिक रास्तों की खोज के लिए। उसे पता है, मुझे चल भाई चलते हैं दोनों। तो कहाँ लेकर आया? कालीकट आया। उस समय जो कालीकट का राजा था, कालीकट कहाँ पड़ेगा? केरल में। कालीकट कहाँ है? केरल में। तो मैं आपको इधर को थोड़ा एक मैप बना दूं। तो यहाँ केरल पहुंच जाता है 1498 में। अब यहाँ जो राजा था, उसका नाम था जमोरिन। असल में नाम नहीं था, उसकी पैतृक उपाधि थी। यानी कि जो भी कोई बनता था राजा, उसको क्या उपाधि मिलती थी? जमोरिन होती थी। अब यहाँ आया वो, उसका काफी आदर सत्कार हुआ। बोले भाई मेहमान है और इतनी दूर से आया। तो अब जैसे पहले बताया था कि यहाँ अरब व्यापारी एक्टिव थे इस क्षेत्र से, पहले व्यापार कर रहे थे। कौन? अरब व्यापारी। अरब व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया और उसको वापस भेज दिया। अरब व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया और इसको वापस भेज दिया कालीकट से। तो ये बताया जाता है, जब ये आया, इसको हमारे यहाँ एक प्रथा है कि भेंट दी जाती है, यानी कि उसको गिफ्ट दिए जाते हैं। कोई मेहमान आए घर में, तो इसको जमोरिन ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, मसाले उपहार में दिए। तो जब वो गया यहाँ से, तो ये बताया जाता है कि उसका लगभग 27 गुना
यानी कि उसकी यात्रा खर्च का 27 गुना उसे अर्निंग हुई। कहां पर? जब उसने उन मसालों को यूरोपीय बाजार में बेचा। तो यानी कि भारतीय भूमि पर यानी कि केरल में आधुनिक समय में भौगोलिक मार्गों की खोज का जो श्रेय है वो हेनरी नेविगेटर के अनुसंधान को दिया जाता है। और वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जो भारत की धरती पर आया था। अब यहाँ अरब व्यापारी थे, मैंने बताया, उनके विरोध के कारण ये वापस चला गया। तो अब इसी क्रम में यूरोपियन कंपनियों को एक रास्ता मिला जिन्होंने भारत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो उसमें चाहे पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, सभी लोग समय समय पर भारत आते गए। और भारत आने के बाद केवल और केवल यहाँ अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी। अब देखो, कोई भी चीज है, आप व्यापार कर लें, आप पढ़ाई कर लें, आप कोई भी काम कर लें, तो आपका जो वर्चस्व स्थापित होता है उस क्षेत्र की, कोई भी चीज होगा। इतिहास एक बात कहता है, यदि आप किसी घटना को देख रहे हैं तो उसके लिए आप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषय वस्तु का अवलोकन जरूर कर लीजिए। यदि आपको यदि आपने उस क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन कर लिया तो आप उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। तो अब अंग्रेज यहां पर कब आए? उस समय किसका शासन था? मुगल काल चल रहा था और अकबर का शासन था। परंतु उन्होंने यहाँ कर केवल किस दृष्टि से आए? व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से। और इन्हें आगे जहांगीर के समय में जाकर क्या मिला था? यहाँ भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का अनुमति मिली थी। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे यहाँ फ्रांसीसियों से भी इनका लड़ाई हुई वर्चस्व की, यहाँ इनकी डचों से भी लड़ाई हुई, परंतु ये राय अपनी जो सत्ता थी यहाँ स्थापित करने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उत्तर मुगल काल के बाद, उत्तर सॉरी उत्तर मुगल काल में भारत में कोई भी शक्ति अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थी। यानी कि देखो, आप इतिहास में एक चीज पढ़ेंगे, आप चाहे मौर्य काल की बात करेंगे, आप चाहे गुप्त काल की बात करेंगे, आप चाहे मुगल काल की बात करेंगे, आप कोई सा भी पीरियड उठा लीजिए या किसी भी जो वंश है उसकी राजनीतिक व्यवस्था को देख लीजिए, यदि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तो उसकी जो राज्य हैं, उसके जो प्रदेश हैं, वो क्या है, वो मुंह उठाने लगते हैं। तो ये भी यहाँ भी क्या हुआ, जब मुगल काल कमजोर हुआ औरंगजेब के बाद 1707 के बाद, तो मुगलों का जो वर्चस्व था एक तरीके से सीमित होकर रह चुका था। तो उनके जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि पहले उनकी जो भारत में इन्होंने क्या नारा दिया कि हम क्या करेंगे, हम केवल व्यापार करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल व्यापार करेंगे, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। परंतु उसने इंतजार किया 1757 तक का, जब प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत लिया तब उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने का काम किया। 1764 के बाद भी उन्होंने, जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना 1773 में, उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लगभग उन्हें 1500 से और 1770 200 से 250 वर्ष लगे अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उससे पहले वो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वो कितना महत्वपूर्ण है, आप कितना उसका अवलोकन कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत हद तक समझ आया होगा। ये बेसिक चीज थी इसकी कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन क्यों हुआ और उसका कारण क्या था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। धन्यवाद।